नेशनलिज्म, यूरोप में हम नेशनलिज्म पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का मतलब एक होता है कि मतलब देश प्रेम की भावना, एक यूनिटी की भावना होती है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग एक जगह रह रहे हैं उन सब में एक ही नेशन के टुवर्ड्स वो यूनिटी की भावना होनी चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। जब सब लोग मिलके एक ही वन नेशन बनाते हैं वो नेशनलिज्म की भावना होती है, ठीक है। तो अब हम यूरोप में पढ़ेंगे नेशनलिज्म कैसे मतलब उसकी भावना कैसे आई वहाँ के लोगों में। अब इन 1948, in 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. अब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स क्या होते हैं ये, मतलब देखो डेमोक्रेटिक तो जिनकी वो डेमोक्रेसी वाली सोच होती है, ठीक है। रिपब्लिक में क्या होता है, सिस्टम तो डेमोक्रेसी जैसा ही होती है, जैसे लोग चूज करते हैं अपने लीडर को, वो होता है रिपब्लिक में। पर अगर उसमें हम डेमोक्रेटिक जोड़ देते हैं तो सबके पास इक्वल राइट होता है। अब देखो रिपब्लिक में जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास, जैसे अब क्या 18 साल का उम्र होगी किसी की आदमी की भी उस तो उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। पर रिपब्लिक के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें वोटिंग राइट तो होता है पर गिने चुने लोगों को, किसी मतलब अपर क्लास को हो सकता है या किसी बिजनेस वाले को हो सकता है, इस टाइप से उसमें सबको नहीं होता। पर जो डेमोक्रेटिक में होता है उसमें सबको इक्वल राइट होता है। तो इसका जो ड्रीम था उसमें दोनों का ड्रीम था कि हाँ रिपब्लिक होनी चाहिए, मतलब हम खुद चूज करेंगे, पर उसमें डेमोक्रेसी भी डाल देंगे कि सबको इक्वल राइट होगा। तो इसका जो ये आर्टिस्ट है उसका ड्रीम था कि ऐसा वर्ड होना चाहिए। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it. अब ये इस पिक्चर की बात कर रहा है, इसमें ये सारे लोग हैं अमेरिका और यूरोप के, और यहाँ पे ये जो लेडी दिख रही है ये हमारे हमें ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की है, ठीक है। तो लोग इसके सामने से जा रहे हैं और इसको रिस्पेक्ट, होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट पे करना, ठीक है। तो अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, अब ये क्या कर रहे हैं थोड़ा और डिटेल में आगे बताएंगे। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तुम्हें लिबर्टी तीन थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, वो याद होंगे। तो उसमें जो लिबर्टी थी उसको उसने एक फीमेल फिगर दिया था। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बेसिकली उसी पे बना हुआ है, उसी मतलब सोच पे बना हुआ है। ये एक फीमेल फिगर है जो कि लिबर्टी को वो कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the Charter of Rights of Man in the other. अब इसके हाथ में देखो, इसमें ये एक चार्ट से है, पेजेस से हैं, और एक हाथ में इसके टॉर्च है, इसमें इतना दिख नहीं रहा। लेफ्ट हैंड में इसका टॉर्च है जो कि इनलाइटनमेंट को शो कर रहा है। अब इनलाइटनमेंट क्या होती है, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि हमें बेसिकली हमारे खुद के इंटेलेक्ट को यूज करना, वो होता है इनलाइटनमेंट, और उसको डेवलप करना। अब इनलाइटनमेंट देखो, इनलाइटनमेंट को इसने लिबर्टी के साथ जोड़ा है। ये देखो इनलाइटनमेंट मिलती कैसे है, अगर किसी को अपने विचार रखने की आज़ादी हो और सोचने की अगर लिबर्टी हो तभी वो इनलाइटनमेंट हो, इनलाइटन हो सकता है। इनलाइटन का मतलब आसान शब्दों में समझ लो कि समझदार हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें कोई लिबर्टी नहीं है, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारी सोच भी बंद जाएगी और तुम्हारे काम भी बंद जाएंगे, ठीक है। उनको फ्रीडम नहीं होगी। पर अगर तुम्हें फ्रीडम मिलेगी तभी तुम इनलाइटन हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उसने इनलाइटनमेंट को एक लिबर्टी के साथ जोड़ा है। She wears in one hand and the Charter of Rights of Man in the other. अब दूसरे हाथ में इसने शो करा कि क्या क्या राइट्स होने चाहिए मैन को। एक मतलब मैन अगर जन्म लेता है इस दुनिया में तो उसकी क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ये बस एक रेफरेंस के लिए बोलते हैं। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution. अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होते हैं, जो मोनार्क वगैरह होते हैं, मतलब सिंगल रूल होता है, एक ही किंग का रूल होता है, वो एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब जो डेमोक्रेटिक नहीं होता बेसिकली, जो रिपब्लिक भी नहीं होता, सिर्फ एक का रूल चलता है, वो जो चाहता है वो हो जाता है, वो होता है एब्सोल्यूट। इन सोरियो यूटोपियन विजन, अब यूटोपियन विजन क्या होता है, यूटोपिया का मतलब होता है कि सब कुछ परफेक्ट होना, और यूटोपियन विजन का मतलब ये देखो इधर लिखा है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट
इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। अब यूटोपियन का मतलब होता है कि एक परफेक्ट सोसाइटी, पर परफेक्ट सोसाइटी असली में क्या होती है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। अब तुम भी सोच के देख लो, कोई परफेक्ट सोसाइटी है तो कैसे एग्जिस्ट करेगी? ये तो मतलब एक सोच की बात है, उसको एक नाम दे दिया कि जो परफेक्ट होता है वो यूटोपिया होता है, पर असली में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। The people of world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland. अब ये जो कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे निकल चुके हैं यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, तो वो हमें दिख भी नहीं रहे। ठीक है, अब आगे धीरे धीरे बताएगा कि आगे पीछे कौन कौन से नेशन है। अब ये हमें दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये ऑलरेडी नेशन स्टेट हो चुके हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट हो चुके हैं, इसलिए ये इस पिक्चर में नहीं आ रहे, क्योंकि उनमें ऑलरेडी जो नेशनलिज्म की भावना है वो पहले हो चुकी है और वो नेशन स्टेट हो चुके हैं। नेशन स्टेट क्या होता है वो भी डिटेल में अभी बताता हूँ। फ्रांस, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue। अब देखो, अब नेशन स्टेट में जो होने वाला है वो फ्रांस है। ये फ्रांस का झंडा इधर लेफ्ट कॉर्नर में जो दिख रहा है ना, वो सबसे आगे आगे फ्रांस का है, जो बिल्कुल पास में है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नेशन स्टेट क्या होता है। अब देखो, नेशन तो मैंने बताया जब सब में एक मतलब एक नेशन की भावना होती है, सबकी एक। देखो, नेशन क्या होता है? जो कल्चर सबका जुड़ा होता है, सब में एक यूनिटी की भावना होती है। अब स्टेट में जरूरी नहीं है कि सबका कल्चर सेम हो, ठीक है? मतलब स्टेट में एक बेसिकली बाउंड्री होती है, उसके अंदर ही आपको रहना होता है। अब जरूरी नहीं कि उसमें एक ही कल्चर हो, उसमें 2 कल्चर हो सकते हैं, 4 कल्चर हो सकते हैं, 5 कल्चर हो सकते हैं, 6 कल्चर हो सकते हैं। मतलब उसमें ये जरूरी नहीं है कि लोगों में यूनिटी हो, वो होता है स्टेट। अब नेशन के अंदर ये होता है कि लोगों में यूनिटी हो ही हो सकता है कि 2 कल्चर के हों, पर उनमें धीरे धीरे विद टाइम यूनिटी हो गई हो, पर स्टेट में कोई जरूरी नहीं है यूनिटी हो। तो सिंपल सा याद कर लो कि नेशन में बेसिकली कल्चरल यूनिटी होती है और स्टेट में ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिटी हो। पर अब जब दोनों ये मिल जाते हैं कि एक स्टेट हो गया, मतलब एक आपको एक बाउंड्री से आपका जो एरिया है वो डिफाइन हो रहा है और उसको एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और उसमें कल्चरल यूनिटी भी है, तो वो हो जाता है आपका नेशन स्टेट। She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag। अब इसके बाद यहाँ पे ये आपका जर्मनी है ये वाला। Interestingly, at the time when Soju created this image, the German people did not yet exist as a united nation। अब देख, ये जर्मनी की बात कर रहा है, जब इसने पिक्चर बनाई, ये तो दिखा रहा है कि वो नेशन स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो नेशन स्टेट। तो फ्रांस तो बिल्कुल नेशन स्टेट होने ही वाला है, तब की बात कर रहा है। पर जर्मनी क्या है, जब इसने पिक्चर बनाई तब ऐसा कुछ नहीं था। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्यों बनाई इसने, ये पढ़ते हैं। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify numerous German principles into a nation state under a democratic constitution। बस यही बात है कि जर्मनी में भी अब नेशन स्टेट होने की भावना शुरू हो रही थी, पर अभी काफी दूर था, कहने का मतलब। Following the German people are the people of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। From the heavens above, पहले अब ये देखो, इसके पीछे अब ये सारी कंट्री जो इसने नाम लिए, रशिया वगैरह, ये सारी कंट्री इसके पीछे हैं। तो ये बात क्या कर रहे हैं हम? नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। जो जो नेशन स्टेट होने के पास में है, जिसमें मतलब बेसिकली यूनिटी की बात है, नेशनलिज्म की बात है, वो आगे है, और जो भी थोड़े नेशनलिज्म से दूर है वो अभी पीछे है। From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world। अब fraternity क्या होता है, याद है? मैं भूल गया fraternity। fraternity मतलब ब्रदरहुड होता है ना।
फ्रेटर्निटी भी यूनिटी ही कह सकते हैं, ठीक है। तो दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये अब ऊपर देखो ये दिखाया है कि बेसिकली सभी एक ही हैं, ठीक है। आप भले स्विट्जरलैंड का हो, जर्मनी का हो, यूरोप का हो, अमेरिका हो, सब बेसिकली मतलब ऊपर से क्या कहते हैं उसको, एक गॉड कह लो, ठीक है। तो सब एक सुप्रीम पावर कहने का मतलब एक ही है। तो वो ऊपर शो किया कि हाँ यूनिटी तो हमें ऑलरेडी हम यूनाइटेड हैं, पर हमें अपने अंदर उस फीलिंग को जागरूक करना है, ठीक है, प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए उसने ऊपर ये ऊपर दिखाया कि क्राइस्ट वगैरह हैं, सब एंजल्स हैं, हेवन की बात करिए कि एक सुप्रीम पावर है, मतलब यूनाइटेड तो हम ऑलरेडी हैं, और हमें वो फीलिंग हमें प्रोड्यूस करनी है। This chapter will deal with many of the issues visualized by Soryu in Figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. अब 19th सेंचुरी की बात करेगा ये, इसमें नेशनलिज्म उसी टाइम एमर्ज हुआ और उसने पॉलिटिकल और मेंटल सिनेरियो सारा कुछ बदल दिया यूरोप का, नेशनलिज्म, ठीक है। The end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires. अभी नेशन स्टेट वही मैंने समझाया। देखो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक में क्या होता है कि अलग अलग कल्चर होते हैं। अब मान लो कि एक एम्पायर एक है, एक किंग एक है, ठीक है। अब उसने अलग अलग उसके उसके अंडर ही एक कल्चर है, दो कल्चर है, पांच कल्चर भी हो सकते हैं, 10 टाइप के। मतलब उसमें ये जरूरी नहीं कि आपके लोगों में यूनिटी हो, ठीक है, या एक ही नेशन की भावना हो, पर वो रहे एक ही नेशन के अंडर रहे हैं, वो होता है आपका मल्टीनेशनल। अब नेशन स्टेट में क्या हो गया, आपका स्टेट या एक एक स्टेट है, मतलब टेरिटरी बाउंड्री उसकी एक है, उसका जो उस पे एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट मान लो वो एक ही है, और साथ में उसके अंदर जो लोग रहने वाले हैं उन सब में भी यूनिटी है, वो भी मतलब कल्चरली एक साथ जुड़े हुए हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory. Sovereign control मतलब independent control होता है। A modern state क्या होता है? The concept and practices of modern state. बस इसमें ये होता है कि यार बस एक सेंट्रलाइज पावर होती है, पर मॉडर्न स्टेट में जरूरी नहीं है कि एक ही कल्चर हो, इसमें एक या दो कल्चर हो सकते हैं, पर वो रह एक ही टेरिटरी के अंडर होते हैं, वो होता है मॉडर्न स्टेट। पर इसमें देखो मॉडर्न स्टेट में यूनिटी तो होती है, पर होते वो अलग अलग कल्चर के। बाकी ये थोड़ी बेसिक डेफिनेशन है, अब धीरे धीरे जैसे तुम बड़ी क्लासों में आओगे तो काफ़ी डिटेल डेफिनेशन है इनकी, अभी बेसिक ही है, तो ज़्यादा नहीं है। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent। वही बात करी, कॉमन आइडेंटिटी मतलब यूनिटी होनी चाहिए, शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। अब देखो यूनिटी उनमें लोगों में आती कैसे है। अब जैसे तुम एक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल ले लो, अब तुम कोई पांच छह फ्रेंड हो, ठीक है। अब एक बार तुम साथ मिले, ठीक है, उसके बाद तुम एक साथ रहे, एक दूसरे की प्रॉब्लम में तुमने साथ दिया, एक दूसरे के साथ कुछ सेक्रीफाइस करा, ठीक है। तो तुम्हें धीरे धीरे अब एक यूनिटी आने लग जाती है। वही आपकी ये शेयर्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, शेयर्ड हिस्ट्री की। अब देखो क्या होता है कि अब मान लो कल्चर है, जैसे हिंदू है मुसलमान है, पर अब मान लो वो 10 साल साथ रहे, 20 साल, 50 साल, 100 साल साथ रहे, तो उनमें एक यूनिटी हो जाती है, भले ही वो एक अलग कल्चर के हों, पर एक ही नेशन की उनमें यूनिटी हो जाती है। वो हाँ एक ही मतलब एक ही छत के नीचे रहना सीख जाते हैं। तो अब भले ही यहाँ दो कल्चर हों, पर अगर उनमें यूनिटी होती है तो वो एक नेशन बना सकते हैं। तो ये उसी आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बेसिकली एक देखो, अब यहाँ पे हिंदू मुसलमान की आइडेंटिटी नहीं होगी, फिर वो एक इंडियन की आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझो तो वो एक नेशन बन जाएगा। अब मान लो मेरे में एक इंडियन की भावना है, ठीक है, तो मैं नेशन बन जाएगा मेरा। पर अगर मेरे कल्चर की भावना है तो वो मैं उस मॉडर्न स्टेट के अंडर ही रहूंगा, ठीक है। अगर मतलब एक ही इंडियन की भावना नहीं है। This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggle
थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर एंड कॉमन पीपल, यही मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे वो एक साथ सेक्रीफाइस करे, एक साथ रहे, अपनी प्रॉब्लम साथ करी, स्ट्रगल करा, तो उनमें ये कॉमननेस की, यूनिटी की जो है भावना आ गई। This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century. अब यही बता रहे हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे शुरू जो नेशनलिज्म की भावना यूरोप में शुरू हुई थी, वो हुई कहाँ से थी? वो थी फ्रांस से शुरू हुई थी, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम सबने पढ़ा होगा, है ना। अब है the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. अब एक टेरिटरी थी जिसमें सिर्फ एक ही रूलर था, है ना, फ्रांस। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty, ठीक है, फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन। सोवरेनिटी मतलब एक इंडिपेंडेंट रूल मान लो, या अथॉरिटी किसके पास होती है, तो पहले अथॉरिटी जो रूल था वो मोनार्क का था, फिर अब उसके बाद जो नॉर्मल सिटीजन थी उनकी जो बनाई हुई संगठन कह सकते हो, बॉडी कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. From the very beginning, the French Revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. अब देखो, शुरू में सब में एक यूनिटी की वो नहीं थी, फीलिंग नहीं थी। अब धीरे धीरे क्या करा कि उन सब में यूनिटी की एक फीलिंग आई, ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग आई। द आइडियाज ऑफ ला पार्ट्री मतलब द फादरलैंड, जैसे हमारे इंडिया में मदरलैंड कहते हैं, ठीक है, वैसे ही उनके फादरलैंड था, ठीक है। अभी इंडिया का तो चलो, इंडिया में नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे। ले सिटीजन, एक सिटीजन की भावना, मतलब एक सारे एक ही नेशन के सिटीजन है, और वो हमारा एक फादरलैंड है। जैसे हमारे भारत माता कहते हैं, तो उनके लिए वो एक उनका नेशन फादर के रूप में था, ठीक है। Emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. हाँ, अब देखो नया इन्होंने फ्लैग ट्राई कलर का, इनका भी ट्राई कलर का था फ्रांस का, और शायद तुमने डिटेल में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या था, पहले जो इनका रॉयल स्टैंडर्ड था, जो इनके रूलर थे, तो वो उससे हटके कुछ लोगों को एक सिग्निफाई करता था कि हाँ ये लोगों का देश है। उसमें ट्राई कलर कुछ ऐसा था, इतना मुझे याद नहीं है फ्रेंच फ्लैग के बारे में, पर बेसिकली वो जो रॉयल उनके जो रूलर थे उनसे हटके उन लोगों को ये सिग्निफाई करता था। अब देखो सबका बेसिकली सिमिलर होता है। इंडिया में क्या था, इंडिया में भी नेशनलिज्म अगर तुम पढ़ोगे तो जो इनकी शुरुआत क्या हुई थी, ये जो भारत माता का एक इन्होंने पोस्टर बनाया था कि इंडिया को एक माँ के रूप में इन्होंने दिखाया था, तो वहां से उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे जैसे महात्मा गांधी आए तो उन्होंने भी क्या क्या स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलाया, तो वो उसमें क्या नाम धीरे धीरे लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई, ठीक है। तो गांधी जी का काफी इसमें रोल था नेशनलिज्म का इंडिया में। और जो ये नेशनल एंथम वगैरह आया, वंदे मातरम वगैरह आया, ये सब चीजें क्या करते हैं, लोगों में एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं, और इसी से हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, ठीक है। The State General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. जो भी उनकी असेंबली थी जो रूलर की थी, उसको इन्होंने नाम बदल दिया, ठीक है। ये तो तुम्हें याद होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी पढ़ा था तुमने वही रिपीट कर रहे हैं थोड़ा। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, हिम्स मतलब मंत्र वगैरह या भजन वगैरह, ठीक है। ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड मतलब उनको रिस्पेक्ट देना। मार्टियर्स हमारे शहीद जो होते हैं, शहीदों को रिस्पेक्ट दी गई, ठीक है। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, अब सबको एक ही नेशन के अंदर, अब इसमें किसी का कल्चर नहीं कहा कि हाँ कोई
इस कल्चर का था या इस कल्चर का था। अब सबको कहा कि हाँ सारे लोग फ्रेंच के थे। अब जिस भी शहीद को रिस्पेक्ट दी गई कि हाँ उनको कहा कि फ्रेंच का वो फ्रांस का शहीद था, ना कि उनके जो भी कल्चर होंगे उसका। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. अब जितने भी लोग थे उनके लिए एक सबके लिए एक ही लॉ बना दी गई, ठीक है, इक्वल लॉ फॉर ऑल सिटीजन। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measure were adopted. ये बेसिकली आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो ड्यूटीज वगैरह लगती हैं आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, या एक जगह से एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाते हैं तब उस पर कोई टैक्स वगैरह लगते हैं। तो ये उस टैक्स की बात करिए। अब ये टैक्स क्यों उठाए गए, क्योंकि देखो यूनिटी हो जाए उसमें। अब एक जगह से मान लो कि मेरा बिजनेस एक जगह चलता है, पर दूसरी जगह में मैं जाता हूँ तो उधर टैक्स लगता है, तो मैं उधर बेसिकली नहीं जाऊंगा। पर अगर सारी जगह से टैक्स हट जाएंगे तो लोगों का ट्रैवल बढ़ जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे, जिससे कि लोगों में यूनिटी बढ़ेगी। Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the। डायलेक्ट्स क्या होते हैं? हाँ, ये डायलेक्ट मतलब लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज हैं, तमिल होगी, तेलुगु होगी, पंजाबी होगी, हरियाणवी, ये सब। तो उस टाइम फ्रेंच में क्या कहा कि जो उनकी रीजनल डायलेक्ट थी, अब रीजन रीजन जैसे अब राजस्थान की अलग लैंग्वेज है, ठीक है, हरियाणा की अलग लैंग्वेज है, साउथ में जाओगे तमिलनाडु की अलग है, आंध्रा की अलग है, ऐसे। तो वो रीजनल डायलेक्ट मतलब लैंग्वेज। तो वो उस टाइम उन्होंने कहा कि हाँ वे इसको हम एक बार भूल जाते हैं कि सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, और पूरे नेशन की उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को ही एम्फेसाइज करा कि सबकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे उन सब में एक यूनिटी की फीलिंग आएगी, ठीक है। The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nation. Despotism वही होता है, डेस्पोट डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है, जो मोनार्क का रूल होता है, सिंगल रूल होता है, ठीक है। ये मीटिंग देखो खत्म होने वाली है 5-7 मिनट में, तो वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो जो रिवोल्यूशनरी थे, मतलब जो ये जिन्होंने ये सब जो मैंने अभी पढ़ाया ये सब करा था, जो मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग प्रोड्यूस कर रहे थे बाकी लोगों में, तो उन्होंने अपना एक मिशन समझ लिया कि हाँ फ्रेंच को तो इन्होंने जो लिबरेट करा है, जो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात है, उन्होंने फ्रेंच में तो लोगों को आज़ादी दिलवा दी है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग प्रोड्यूस कर दिया। तो उनका एक वो कहते हैं कि हमारा मिशन है कि हम पूरे यूरोप में करें, ठीक है। यूरोप तुम्हें पता होगा कि कितने स्टेट उसमें कंट्रीज वगैरह हैं, वो देख लेना एक बार। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Jacobin clubs तुम्हें याद है, कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा हो? हाँ, ये बताना, मुझे याद नहीं है, अगर थोड़ा बहुत याद हो। एक सेंट जैकब था वहां पे, कोई मतलब टेस्ट वगैरह होएगा, तो हम्म, उसके नाम पे इन्होंने एक क्लब बनाया था फ्रेंच वालों ने, जो हम्म, ये सारा मोनार्की रूल हटाना चाहती थी। तो ये ठीक है, मतलब अनऑथराइज्ड ग्रुप था, एक ठीक है, रिवोल्यूशनरी ग्रुप। समझ गया। हाँ, तो इन्होंने क्या, जो सबने जो ये जो न्यूज़ थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो जब यूरोप के बाकी कंट्रीज में जाने लगी, बाकी सिटीज में जाने लगी, तब उधर भी उन्होंने जो जैकोबिन क्लब्स सेटअप करने लगे मोनार्की को हटाने के लिए, और एक नेशन की वो फीलिंग अपने प्रोड्यूस करने के लिए, और लिबर्टी को एम्फसाइज करने के लिए। Their activities and campaigns prepared way for French armies which moved to Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790। अब देखो, जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ वो फ्रेंच से शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच आर्मीज थी वो अब अलग अलग जगह जाने लगी उधर ही सेम रेवोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वही सेम जो उन्होंने फ्रांस में करा था रेवोल्यूशन के लिए, वो सब करने के लिए पहले हॉलैंड में गए, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इन सब कंट्री में धीरे धीरे वो जाने लगे, क्योंकि अब उनका मिशन था कि फ्रेंच तो चेंज हो गया, अब धीरे धीरे हम बाकी यूरोप को चेंज करेंगे।
With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Abroad मतलब foreign में, वही जो अभी बताया मैंने कि अब फ्रांस में था नेशनलिज्म, अब धीरे धीरे पूरे यूरोप में होने लगा. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब फ्रांस का लीडर नेपोलियन बना था ना रेवोल्यूशन के बाद, तो अब ये धीरे धीरे इसने बाकी, अब देखो ये फ्रांस, जब मैंने कहा कि फ्रांस की आर्मी हॉलैंड वगैरह बेल्जियम में जाने लगी, तो इसका मतलब है कि वहां पे अपना कंट्रोल लगाने लग गई. ठीक है, जिनका लीडर था नेपोलियन. अब जो नेपोलियन ने चेंजेस फ्रांस में लाए थे, अब जो जिस ये अलग अलग जगह लाने लग गया जो इसके कंट्रोल में थी. ठीक है, इंट्रोड्यूस मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इन फ्रांस. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt restored democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. उसने ये इसने वापस मोनार्की करी थी क्या, मुझे याद नहीं, बताना. नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप की थी एक टाइप की. हाँ वही तो, एक पहले रेवोल्यूशन के बाद थोड़ी डेमोक्रेसी आई, फिर उसके बाद नेपोलियन जब आया तो उसने वापस से डेमोक्रेसी कर दी. पर इसने डेमोक्रेसी तो हटा दी, चलो ठीक है. अब पर उसके बाद जो इसने दूसरे काम करे वो उसकी बात करेगा ये. ठीक है, अब क्या क्या करा इसने नेपोलियन को, द सिविल कोड निकाला, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी. अब इसने जो भी मतलब प्रिविलेजेस मतलब जो बेनिफिट मिलते हैं, अब कई देखो जैसे इलाइट क्लास होती है, बड़ी क्लासेस होती हैं, अपर क्लास होती हैं, उनको एक बर्थ से ही कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं कई स्टेट में. अब तो इतने नहीं है, पुरानी बात में मिलते थे. जो रॉयल फैमिली को हमेशा बेनिफिट मिलते हैं, तो अब इसने वो सब बेनिफिट कह दिया कि सबको एक बेसिकली इक्वली रहेंगे. ठीक है, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबको लॉ के सामने एक ही कर दिया, भले कोई अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई वर्कर हो, कोई पीजेंट हो, सब लोग के आगे एक ही है. ठीक है, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड. राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब सभी को राइट होने लग गया. पहले क्या था कि सबको राइट नहीं था. मान ले कोई गरीब इंसान है, कोई पीजेंट है, भले उसके पास पैसे आ गए तो वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था, वो सिर्फ उस पर काम कर सकता था, एक रेंट लेके उनको एक उसकी रेंट देके, पर वो खरीद नहीं सकता था. ठीक है, पर अब क्या इसके कोड में था कि अब कोई भी राइट, कोई भी इंसान प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, मतलब ओन कर सकता है. प्रॉपर्टी ओन करना होता है राइट टू प्रॉपर्टी. पहले सबको नहीं था, मतलब प्रॉपर्टी हर कोई ओन नहीं कर सकता था. This code was exported to the region under French control, in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. अब ये सारी जगह कोड लगा दिया गया जहाँ जहाँ इसका कंट्रोल था नेपोलियन का. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manually. serfdom क्या होता है? सर्फ क्या होते हैं? जो पीजेंट वगैरह होते हैं ना, वो सर्फ होते हैं. ठीक है, तो उनको एक क्या कहते हैं, जैसे हमारे एक अनटचेबल, इनको एक टर्म दे दिया था ना, मतलब लोअर क्लास के लोगों को, तो उस हिसाब से जो पीजेंट थे उनको इन्होंने एक टर्म दे दिया था कि इनको एक सर्फ डम ही बुलाएंगे. ठीक है, एक टर्म क्या कहें, टर्म कहें उसको, एक साइन दे दिया, एक रैंक मान लो या कुछ भी, उनको एक नाम दे दिया था बेसिकली, सर्फडम. एंड मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल ड्यूज वो होते हैं जो पीजेंट अपने लैंड ओनर को देता था. ठीक है, इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड. गिल्ड मतलब ट्रेड से रिलेटेड होते हैं. इन द टाउन्स टू नहीं होता क्या, ग्रुप वगैरह? गिल्ड की बात कर रहे थे? गिल्ड का मतलब हाँ, ट्रेड से रिलेटेड होते हैं. नहीं ग्रुप नहीं, हाँ ये यूनियन की बात कर रहे हैं. हाँ, एसोसिएशन की, जैसे ट्रेड यूनियन हो गई, वर्कर यूनियन होगी, पीजेंट यूनियन होती है, सारी यूनियन की बात कर रहे हैं. ग्रुप ही सही है जरा.
मतलब कोई एसोसिएशन होगी, यूनियन हो गई, ठीक है। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव, मतलब जो भी मान लो कोई यूनियन बनाता था, कोई वर्कर बनाता था, कोई पीजेंट बनाते थे, कोई ट्रेड वगैरह वाले यूनियन बनाते थे, जैसे अभी यूनियन वगैरह होती है सिटीज में, तो उन पे पहले रिस्ट्रिक्शन थी, वो अब नेपोलियन के टाइम में हट गई थी। ट्रांसपोर्ट एंड communication systems were improved. Peasants, artisan worker and new businessmen, अच्छा मतलब बेसिकली अब रिस्ट्रिक्शन ये रिमूव कर रहा था जो भी पहले थी, और जो चीजें थी उनको इम्प्रूव कर रहा था। Peasants, artisan worker and new businessmen enjoyed a new found freedom. अब जब फ्रीडम होगी तो वो काम भी अच्छा सा कर पाएंगे, ठीक है। Businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measure, and common national currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from one region to another। वही अभी मैंने बताया था कि अब ट्रेड की बात कर रहे हैं हम, तो अगर ड्यूटीज वगैरह हट जाएंगी, जो टैक्सेस वगैरह हट जाएंगी, और जो ट्रांसपोर्ट होगा वो इजी रहेगा, तो धीरे धीरे ट्रेड भी एक इंसान का बढ़ जाएगा। मैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रेड कर पाऊंगा, और जिससे मैं एक यूनिटी की फीलिंग आएगी, और हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, हमारे बिजनेस भी बढ़ेगा। हाँ, तो however in the areas conquered, the reaction of local population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. अब ये बता रहा है कि अलग अलग जगह जहाँ यूरोप में थे, जहाँ जहाँ ये फ्रेंच लोग गए, जहाँ फ्रेंच आर्मी गई, मतलब जहाँ नेपोलियन गया, तो वहाँ पे उनके एक रिएक्शन, वहाँ के लोगों के उनके लिए रिएक्शन अलग थे। अब कई जगह तो उनको माना कि हाँ वो लिबर्टी का एक क्या कहते हैं, हार्बिंगर का मतलब एक बेसिकली साइन होता है, ठीक है। तो कि एक साइन लेके आए हैं लिबर्टी का कि हाँ वो अब यहाँ पे आके फ्रीडम दिलाएंगे। But the initial enthusiasm soon turned to hostility. Hostility मतलब opposition होता है, ठीक है, उसके against. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into French armies, required conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. अब इसने क्या किया, जो पुराने जो रूल थे, जो टैक्स थे, जो कस्टम ड्यूटी थी, जो भी ट्रेड में प्रॉब्लम आती थी, जो वेट एंड मेजर थे, वो तो सब हटा दिए थे, पर जो नए भी लगाए थे ना, उसमें भी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली गई थी लोगों की। मतलब बेसिकली जो भी रूल था इसके अंडर था, लोगों को उसमें कोई फ्रीडम नहीं थी। अब इसने टैक्स जो लगा दिया वो लगा दिया, ठीक है। अब कुछ सेंसर कर दिया, वो किसने कर दिया। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि फ्रेंच आर्मी में लोग उसने फोर्स करके भर्ती करे, मतलब बिना मर्जी के लोगों की, क्योंकि अब ये नेपोलियन को पूरे यूरोप में जाना था, ठीक है, धीरे धीरे पूरे यूरोप को ये जीत रहा था, तो ये धीरे धीरे लोगों को फोर्सफुली अपने आर्मी में डालता गया, ठीक है। तो लोग इन चीज़ों से खुश नहीं थे। कई जगह तो ठीक है कि हाँ लिबर्टी लेके आएगा, मतलब जो मोनार्की का रूल है वो काफ़ी पहले बुरा रूल था, उसमें इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। पर जो नेपोलियन लेके आया था उसमें इक्वालिटी तो थी, पर फिर जो दूसरे लोग थे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, वो ट्रेड या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में, ठीक है। तो कई लोग उससे खुश नहीं थे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब सिर्फ फ्रांस की बात करी थी, एक फ्रांस की बात करी थी अभी तक, जो एम्फेसाइज था पूरे यूरोप में कैसे कैसे गए वो बताएगा। If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories. अब क्या है, आज जैसे नेशन स्टेट बने हुए हैं, ठीक है, जर्मनी में एक ही स्टेट है, एक ही नेशन है, हम लोगों में यूनिटी, इटली में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, ठीक है। पर ये पहले ऐसे नहीं थे। किंगडम में मतलब ये होता है कि यार, किंगडम का मतलब जैसे इंडिया में अलग अलग किंगडम थे, तुमने पढ़ा होगा गुप्ता किंगडम,
ये सारे किंगडम साउथ में अलग था, नॉर्थ में अलग था, वेस्ट में अलग किंगडम था, पर वो एक एम्पायर के एक ही एम्पायर के अंडर आते थे, ठीक है। मतलब वो एक, तब इंडिया तो नाम नहीं था शायद, पर जो भी नाम था वो एक के अंडर ही आते थे, ठीक है। वैसे ही जर्मनी, इटली, किंगडम अलग अलग थे पर एक ही एम्पायर के अंडर आते थे। मतलब एक मेन रूलर था, एक किंग था, वो एक ही था। बाकी जो डचेस थे, डचेस मतलब जो किंग से छोटे जो प्रिंस वगैरह होते हैं या रूलर होते हैं, ठीक है। तो एक किंग था उनका, बाकी छोटे मोटे डचेस वगैरह जो प्रिंस थे वो काफी सारे थे। मतलब उसमें ऑटोनोमस टेरिटरी नहीं थी, अब मतलब खुद का राज नहीं था। मान लीजिए जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, तीनों फॉर एग्जांपल तीनों एक ही किंगडम बनाते हैं, ठीक है, एक ही एम्पायर बनाते हैं। अब पर जर्मनी का राजा अलग है, इटली का राजा अलग है, स्विट्जरलैंड का अलग है, और इन तीनों का इनमें एक अलग है। तो जो पूरी पावर है जो एक सिंगल राजा उसके पास ही होगी, ठीक है। तो वो होता है ऑटोनोमस टेरिटरी नहीं थी, मतलब जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के पास खुद की पावर नहीं थी, ठीक है। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchy within the territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchy within the territories of which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages, belonged to different ethnic group. भी अलग अलग उनके कल्चर की डिफरेंट बात कर रहा है कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में थे, शुरू में क्या था कि किसी में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है, जब वो मोनार्क के रूल में थे, ठीक है। मोनार्क के रूल में होते हैं तो यही रहता है कि सिर्फ एक मोनार्क की बात चलती है तो लोग एक कल्चर यूनाइटेड नहीं हो पाते, सब अलग अलग रह जाते हैं, ठीक है। लोगों को एक अलग फ्रीडम, किसी को इतनी फ्रीडम मिलती है, किसी को कम मिलती है, तो उनमें एक यूनिटी नहीं हो पाती जब मोनार्क के अंडर होते हैं। The Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. It included the Alpine region, the Tyrol, Austria, and Switzerland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians, Slovaks to the north, and Slovenes in Carniola, Croats to the south, Rumors to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to emperor. अब इन्होंने ये डिफरेंट बताया कि पूरे यूरोप में कितने अलग अलग कल्चर से, कितने अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, मतलब पूरे डिफरेंस बताया कि पूरे यूरोप में इतना काफी डिफरेंस था, पर इन सब में एक ही चीज थी जो इनको बांधे रख रही थी, जो कि जो एम्परर के खिलाफ या जो मोनार्क के खिलाफ इनकी जो हेट्रेड कह सकते हैं, उनके खिलाफ जो इनके अंदर भावना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी खुश नहीं